नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है ई कक्षा के इस प्यारे से चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। तो लाडलो, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय के अध्याय नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस पूरे के पूरे अध्याय का शानदार रिवीजन करेंगे कैसे? क्वेश्चंस के माध्यम से। यानी हम पूरी तरीके से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिससे हमारा रिवीजन भी बढ़िया हो जाएगा। साथ साथ हमें पता चल जाएगा कि एक उत्तर को लिखना कैसे है, वो अपने आप में बड़ा जरूरी है, जिससे हमारे अंक जो हैं वो पूरी तरीके से बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत में राष्ट्रवाद। अब इस पूरे के पूरे अध्याय को समझने से पहले, क्वेश्चंस को हमें करने से पहले आपको ध्यान रखना यहां पर जरूरी है एक टाइमलाइन, एक कालक्रम। क्योंकि अगर आपको एक कालक्रम याद रह गया तो आपके प्रश्नों में चार चांद लग जाएंगे। क्योंकि देखो, ये पूरा का पूरा इतिहास जो है ना, उसमें कालक्रम का खेल है। हम भारत में राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, यानी कि हम भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर चर्चा करेंगे। अब इस पूरे के पूरे अध्याय के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ मुख्य गतिविधियों के बारे में बताया गया। तो हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है सन 1915। क्यों भाई? क्योंकि 1915 के अंदर हमें देखने को मिलता है महात्मा गांधी का आगमन। के साथ महात्मा गांधी का आगमन जो है वो भारत की धरती पर होता है। 9 जनवरी का दिन था, 1915 का साल था। अब महात्मा गांधी आ चुके हैं यहां पर। उसी कड़ी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कई सारे छोटे छोटे आंदोलन होते हैं। कौन कौन से आंदोलन होते हैं? जैसे हमें देखने को मिलता है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद के अंदर मिल स्ट्राइक देखने को मिलती है, और साथ साथ में हमें खेड़ा आंदोलन देखने को मिलता है गुजरात का। इन तीनों आंदोलन के बाद स्थिति होती है एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ, और वो था रॉलेट कानून को खत्म करने वाला आंदोलन। तो हम देखेंगे किस प्रकार 1919 के अंदर जो है वो रॉलेट कानून आता है। रॉलेट कानून कौन सा? वही काला कानून जिससे अंग्रेज जो है वो पूरी तरीके से अपनी दमनकारी नीतियों को बढ़ाना चाहते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार 1920 के बाद जो है वो असहयोग आंदोलन आता है। असहयोग आंदोलन आता है। सहयोग आंदोलन आता है। असहयोग आंदोलन जो है वो पूरी तरीके से आगे बढ़ता है। स्थिति हमें देखने को मिलती है कि चौरी चौरा की घटना के समय पर वो आंदोलन को पूर्णतः रोक दिया जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि अभी हमें और तैयारी की जरूरत है। स्थिति हम देखते हैं कि 1930 के अंदर हमें पूरी तरीके से देखने को मिलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा भैया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये अपन को पूरी तरीके से देखने को मिलता है। उसके बाद एक और तगड़ा बड़ा आंदोलन होता है। कब? 1942 के अंदर। 1942 के अंदर कौन सा भैया? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। अब ये कालक्रम आपको याद रखना बड़ा जरूरी है। अगर आपने इस अध्याय के अंदर इन चारों बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आंदोलनों को ढंग से कर लिया, एक एक इनके कारण क्या है, क्यों हुआ आंदोलन, साथ साथ में आंदोलन के दौरान क्या हुआ, आंदोलन के बाद क्या हुआ, इन तीन चीजों को आपने हर एक आंदोलन के याद कर लिया, तो आपका काम बढ़िया तरीके से चल जाएगा और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे क्वेश्चन कैसा भी पूछ लिया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम इस अध्याय की बात करते हैं तो इस अध्याय के अंदर हमें महत्वपूर्ण तौर पर निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। देखो कैसे, ये भारत में राष्ट्रवाद वाला जो अध्याय नंबर 2 है, इसमें पूरी तरीके से 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और ये प्रश्न कैसा होगा? निबंधात्मक। यानी आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन देखने को मिले। यानी इसमें से छोटे प्रश्न जो हैं वो हमें पूरी तरीके से नहीं करने पड़ेंगे, बढ़िया सा हमें निबंधात्मक प्रश्न जो है वो करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन निबंधात्मक प्रश्नों के अंदर। पहला प्रश्न, इन प्रश्नों को स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, यानी किस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, उत्तर के दौरान हमें कौन कौन से कीवर्ड रखने हैं, उत्तर देना कैसे है, एक विस्तृत चर्चा के लिए हम शुरू कर लेते हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं अपना निबंधात्मक प्रश्न। 4 अंकों का प्रश्न आएगा, एक प्रश्न इस अध्याय से बनेगा। पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं भैया कौन सा प्रश्न हमारे सामने आता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सविस्तार वर्णन कीजिए। अब आपको यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करनी है। लाडलो याद करो, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब आया था? तो हमें याद रखना है भैया 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। अब यहां पर पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का सविस्तार वर्णन करना है। तो सबसे पहले आपको यहां पर बताने पड़ेंगे क्या कि साहब सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। क्यों भाई? क्योंकि अगर किसी भी आंदोलन को आपको बताना है तो आंदोलन क्यों हुआ, इसको जानना, समझना, पूरी तरीके से याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण। तो कारण 3-4 अपने को बढ़िया तरीके से याद रखने हैं कि साहब सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले की स्थिति क्या थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले की स्थिति क्या थी कि भाई उस समय पर
पूरी कांग्रेस जो है वो अपने आप में पूरी तरीके से अंग्रेजों को यह बात बताना चाहती थी कि हम जो है वो आंदोलन करेंगे। क्यों आंदोलन करेंगे? क्योंकि परेशानियां अपने आप में बढ़ती जा रही थी। परेशानियां क्या क्या थी कि भाई कांग्रेस ने पूरी तरीके से पूर्ण स्वराज दिवस मना लिया था, कांग्रेस ने पूरी तरीके से कोशिश की थी, साइमन कमीशन का बड़े स्तर पर विरोध किया गया था, नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजों ने माना नहीं था। यहां पर कारण आपके एक एक बढ़िया तरीके से समझ होने चाहिए। फिर इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? तो भैया हम दांडी मार्च की बात करेंगे साहब, बिल्कुल दांडी की हम यात्रा की बात करेंगे, किस तरीके से दांडी की यात्रा हुई और उसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। और उसके बाद कैसे हुआ कि भैया हमें देखने को मिलता है कि गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन के बीच में समझौता होता है। और किस तरीके से इन दोनों के समझौते के बाद एक समय के लिए आंदोलन रुक जाता है। महात्मा गांधी जाते हैं लंदन, क्यों? क्योंकि वहां पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो रहा था और उसके बाद आके वापस से आंदोलन को शुरू करते हैं। तो ये सारी की सारी बातों को आपको स्ट्रक्चर बिल पूरी तरीके से लिखना है। अब अगर आप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाना समझ गए तो आपका उत्तर बढ़िया तरीके से आ जाएगा। क्या है भैया उत्तर? देख लेते हैं, एक एक के ऊपर चर्चा करते हैं। तो साहब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसमें हमें सबसे पहली बात याद रखनी है, क्या? दांडी यात्रा। क्यों? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो थी वो अपने आप में दांडी यात्रा से हुई थी। तो दांडी मार्च जो है, दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह यात्रा मार्च 1930 के अंदर शुरू की गई। क्यों शुरू की गई थी? क्योंकि महात्मा गांधी को पता था अगर सभी लोगों को जोड़ना है तो उनके लिए ऐसे आंदोलन करना पड़ेगा, उनके लिए ऐसी मांग को लेकर आंदोलन करना पड़ेगा जो सबके लिए जुड़ी हुई। इसी वजह से वे दांडी यात्रा की शुरुआत करते हैं। गांधी जी अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से निकलते हैं। उन्होंने 240 किलोमीटर की यात्रा 24 दिन के अंदर पैदल पूरी करी और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जो है वो दांडी पहुंचते हैं। और दांडी पहुंचकर वहां पे नमक के कानून का पूर्णतः उल्लंघन किया जाता है। अंग्रेजों को बोल दिया जाता है कि भैया अब नमक का कानून हम पूरी तरीके से तोड़ते हैं। स्थिति क्या देखने को मिलती है कि दांडी यात्रा से बड़े स्तर पर भारत के अंदर जागरूकता फैल जाती है आंदोलन को लेकर। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो धीरे धीरे पूरे के पूरे देश के अंदर फैल गया था। अनेक स्थानों के ऊपर नमक के कानून को तोड़ा गया और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए गए। हमें देखने को मिलता है कि विदेशी वस्त्रों का बड़े स्तर पर बहिष्कार किया गया था। विदेशी वस्त्रों का बड़े स्तर पर जो है हमें बहिष्कार देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो वस्त्र थे वो अपने आप में अंग्रेजों के प्रतीक थे। इस वजह से उन वस्त्रों का, विदेशी वस्त्रों का बड़े स्तर पर बहिष्कार किया गया। लोगों ने शराब की दुकानों और चौकियों का बड़े स्तर पर विरोध किया। किसानों ने लगान न देने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने सरकारी पद पर जो रहते हुए जो व्यक्ति थे उन्होंने त्याग पत्र जो है बड़े स्तर पर दिए। साथ साथ में वनवासी लोगों ने वनों के कानून का पूर्णतः उल्लंघन किया कि हम अंग्रेजों के वन कानून को नहीं मानते। स्थिति हमें देखने को मिलती है कि जब यह आंदोलन बड़े स्तर पर फैलता है अंग्रेजी सरकार घबरा जाती है, डर जाती है। और डर के समय पर क्या होता है? डर के समय पर गांधी इरविन समझौता होता है। इरविन उस समय पर गवर्नर जनरल थे, अंग्रेजों के सर्वे सर्वा थे भारत के अंदर। वो महात्मा गांधी को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि भैया हम एक समझौता करते हैं, हमारी बात मानो, आप ये बात लेकर जो है वो लंदन चलो, लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, वहां पर बात करेंगे। महात्मा गांधी लगते हैं कि भाई ठीक है, एक बार इनसे बात करते हैं, मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो वापस आंदोलन करेंगे। स्थिति होती है कि 5 मार्च 1931 को गांधी और वाइसरॉय इरविन के बीच में समझौता होता है। यह समझौता गांधी इरविन समझौता कहलाता है। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जाते हैं और सरकार ने बदले में राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का निर्णय ले लिया था कि साहब जो जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, राजनीतिक बंदी थे, वो अपने आप में पूर्णतः उनको रिहाई दे दी जाएगी। उसके बाद महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर जाते हैं और जब वो जाते हैं तो उनको लगता है कि भाई अंग्रेजों से कोई बातचीत हो पाएगी, लेकिन अंग्रेज बड़े चालाक थे, वो भारतीयों को बांटने की पूर्णतः बात करते हैं। और उसके बाद जैसे ही महात्मा गांधी उनसे नाराज होकर पूर्णतः वापस भारत आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने के लिए, पर अब आंदोलन थोड़ा सा कमजोर हो गया था और जब आंदोलन कमजोर हो जाता है तो उसको शुरू करना अपने आप में बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये स्थिति हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की देखने को मिलती है। अब बढ़ते हैं भैया हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पहले आराम से पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो और फिर आगे बढ़ो। भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सेम टू सेम आपको हर आंदोलन के बारे में 3 चीजें पता रखनी चाहिए जो कि मैं यहां पर बता चुका हूं। कारण क्या है, क्या क्या उस आंदोलन के अंदर हुआ और उस आंदोलन के प्रभाव क्या हुए। अगर आपने 3 हेडिंग का उत्तर बना दिया बढ़िया तरीके से तो लाडलो आपके कोई भी अंक जो है वो नहीं कटेगा। अब आ जाओ अपने भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर। तो लो भाई, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 के अंदर। अब सबसे पहले बताओ भैया भारत छोड़ो आंदोलन की स्थिति क्या है? तो देखो आपको 2-4 बातें याद रखनी है।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर हुआ। 1942 से पहले की जितनी भी राजनीतिक गतिविधियां थी, जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद आ रहे हैं, वो यहां पर पूरी तरीके से बदलते चलो। एक एक पॉइंट को अपने को लिख लोगे तो अपना काम चल जाएगा। उदाहरण के तौर पर कौन कौन से, कि भाई क्रिप्स मिशन जो था वो अपने आप में पूरी तरीके से फेल हो गया था। क्रिप्स मिशन अपने आप में पूरी तरीके से अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, उसको भारतीयों ने मानने से पूर्णतः मना कर दिया था। साथ साथ में हमें यहां पर देखने को मिलता है कि कांग्रेस की जो सरकारें थी, उन्होंने पूरी तरीके से कह दिया था कि भैया हम अब अंग्रेजों के साथ काम नहीं करेंगे, हम इस्तीफे देते हैं। अच्छा, इसी के अलावा साथ साथ में अब द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम था। अंग्रेज जो है वो पूरी तरीके से भारत का साथ चाहते थे, पर भारतीयों को पता था कि अगर हमने इनकी मदद कर दी अभी, तो ये वापस से जैसा प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन्होंने हमारे साथ किया था, वैसा का वैसा ये वापस से कर देंगे। इस वजह से भारतीय इस बार समझदार थे, पूर्णतः जागरूक हो चुके थे कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना है। तो कारण आप यहां पर 1 2 3 बिंदु लिख सकते हो। अब इस आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ, तो भाई अपने बात लिखनी है, क्या करो या मरो। महात्मा गांधी ने नारा दिया करो या मरो, कि भैया या तो आप पूरी तरीके से आजादी को दिलवा दो, और नहीं दिलवा सकते तो आप आजादी के अंदर अपने जान की आहुति दे दो, पूरी तरीके से इसके अंदर लग जाओ। आंदोलन हुआ, बंबई से आंदोलन की शुरुआत होती है। अंग्रेज बड़े चालाक थे, पूरी तरीके से आंदोलन को दबाने की कोशिश करते हैं, पर अब आंदोलन रुकने नहीं वाला था। क्यों नहीं रुकने वाला था? क्योंकि इस बार अंग्रेजों का सामना करने वाले थे भारतीय नेता, और नेतृत्व जो था वो एक के बाद एक तैयार था। हमेशा तो आंदोलन को, नेताओं को गिरफ्तार करके रोक दिया जाता था, पर इस बार इतना नेतृत्व था, युवा जो है वो जुड़ चुके थे कि आंदोलन रुकने नहीं वाला था। आंदोलन पूरी तरीके से होता है। स्थिति हमें देखने को मिलती है कि आंदोलन जब खत्म किया जाता है, उसी के 5 साल बाद हमें आजादी मिल जाती है। कब? 1947 के अंदर, 1947 के अंदर आंदोलन पूर्णतः समाप्त हो जाता है 42, और फिर उसके बाद हमें 5 साल बाद आजादी भी पूर्णतः देखने को मिलती है। अब एक एक पॉइंट को यहां पर हम अपने रिवाइज करते जाते हैं। क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत में असंतोष बड़े स्तर पर फैल चुका था। इसका परिणाम स्वरूप गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया। आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेजों को पूरी तरीके से भारत छोड़ने के ऊपर मजबूर करना। इसी वजह से आंदोलन का नाम जो था वो पूरी तरीके से रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। प्रस्ताव में तत्काल सत्ता हस्तांतरण और अंग्रेजों से भारत को छोड़ने की मांग की गई कि साहब अंग्रेजों पूर्णतः भारत छोड़ो। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, और पूरे देश के अंदर जो है वो आंदोलन पूरी तरीके से फैल जाता है। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया, करो या मरो का नारा दिया, और भारत छोड़ो के इस आह्वान के दौरान देश के अधिकतर हिस्सों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया जाता है। लोग स्वतः ही आंदोलन के अंदर कूद पड़ते हैं। जब सामान्य लोग बड़े स्तर पर आंदोलन के अंदर जुड़ जाते हैं ना लाडलो, तब स्थिति अपने आप में और ज्यादा तगड़ी हो जाती है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ भी यही। लोगों ने हड़ताल और प्रदर्शन करे और बड़े स्तर पर जुलूस निकाले। राष्ट्रीय गीतों और नारों के साथ जो है वो आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन एक सच्चा जन आंदोलन था। छात्र, मजदूर, किसान बड़ी संख्या के अंदर शामिल हुए। आंदोलन में कई प्रमुख नेताओं की सक्रिय भागीदारी निभाई। इनमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली और राम मनोहर लोहिया प्रमुख थे, और बड़ी संख्या के अंदर महिलाओं ने भी इसमें बड़े स्तर पर हिस्सा लिया, ऐसा हमें देखने को मिलता है। प्रमुख महिलाएं नेताओं की बात की जाए तो मातंगी हजारा, साथ साथ में कनकलता बरुआ और रमा देवी जो थी वो इस आंदोलन से पूरी स्तर पर जुड़ी हुई थी। आंदोलन को कुचलने हेतु अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग किया गया। इसके बावजूद इसे दबाने के अंदर 1 वर्ष का समय लगा, और इसके कुछ वर्ष जो है बाद हमें पूरी तरीके से आजादी मिल जाती है। तो ये अपने लिए जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब, असहयोग आंदोलन के कारण का विश्लेषण कीजिए। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, उसके कारण का विश्लेषण कीजिए। तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, जब भी किसी आंदोलन के कारणों की बात की जाए तो उससे पहले की जितनी भी राजनीतिक घटनाएं हैं वो सारी की सारी लिख दो। उदाहरण के तौर पर तो भाई ये है असहयोग आंदोलन 1920 से लिख देते हैं अपन इसको 1922 तक, 1919-20 से 22 तक, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ो, इससे पहले क्या क्या हुआ तो सारी बातें लिख दो। भाई महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन चलाया था, लोग बड़े सक्रिय हुए थे, बिहार के इलाके के बड़े सक्रिय हुए थे। और साथ साथ में महात्मा गांधी ने बड़े स्तर पर खेड़ा और अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक करी थी। खेड़ा और अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक करी थी। और क्या हुआ कि साहब अंग्रेजों ने रॉलेट कानून जो है वो लेकर आए थे। रॉलेट कानून की वजह से बड़े स्तर पर नाराजगी थी। भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। क्यों भैया? क्योंकि इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ था,
और प्रथम विश्व युद्ध होने की वजह से भारत की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। और क्या कारण बोलोगे सर? यहां पर हमें देखने को मिलता है जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से स्थिति अपने आप में और ज्यादा दयनीय हो गई थी, और ज्यादा खराब हो गई थी, जो कि हमें पूर्णतः देखने को मिलती है असहयोग आंदोलन का एक कारण मिलता। इसके अलावा और क्या कि सर खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो ये बातें अपने को पूरी तरीके से याद रखनी है, समझ समझ के ध्यान। अब बढ़ते हैं भैया क्या, तो एक एक पॉइंट को देखते हैं। जनवरी 1921 के अंदर गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। क्या क्या थे? पहला कारण है साहब करों के अंदर वृद्धि, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस वजह से भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर हुई। उसका कारण क्या था? करों के अंदर वृद्धि। रक्षा व्यय की पूर्ति के लिए ब्रिटिश सरकार ने करों के अंदर वृद्धि करी, सीमा शुल्क बढ़ा दिया, आयकर नामक कर जो है वो शुरू कर दिया, और इससे भारतीयों के अंदर तीव्र आक्रोश जो है वो पूरी तरीके से हुआ। अब सोचो, वैसी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है, ऊपर से भारतीयों के ऊपर जो है कई तरीके के कर और शुल्क लगा दिए जाते हैं, आयकर की शुरुआत की जाती है, तो भाई आंदोलन करेंगे नहीं करेंगे साहब, पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा, मूल्यों के अंदर वृद्धि। आपने एक चीज देखी होगी, जब भी ऐसा कोई युद्ध होता है तो उस समय पर हमें महंगाई देखने को मिलती है। अगर महंगाई होगी तो महंगाई की मार एक सामान्य आदमी पे, गरीब आदमी के ऊपर ज्यादा पड़ेगी। तो उस स्थिति में हमें देखने को मिलता है कि पूरी तरीके से मूल्यों के अंदर वृद्धि हुई, जिससे सामान्य जो है जीवन जीना अपने आप में बड़ा मुश्किल हो गया था। गांव में सैनिकों की जबरन भर्ती की गई। कैसे? क्योंकि भाई भारत के लोग जो थे वो अपने आप में पूरी तरीके से सशक्त थे। कैसे सशक्त थे? कि भाई उन्होंने अपने जीवन के अंदर युद्ध युद्ध देखे थे। अब अंग्रेजों को भारतीय के लोगों से यह लोभ था कि अगर हमने यहां से अपनी सेना के अंदर लोग पूरी तरीके से भर लिए और अगर विश्व युद्ध के दौरान किसी की शहीद भी हो गया तो हमें क्या फर्क पड़ता है। अंग्रेजों ने इस वजह से गांव के अंदर सैनिकों की जबरन भर्ती करी। गांधी जी को बड़े स्तर पर निराशा हुई थी। किस बात से निराशा हुई थी, इस बात को समझना, क्योंकि महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है आह्वान किया था लोगों से कि भाई आप जो है अंग्रेजों की मदद करो, भले अंग्रेज जो है वो हमारे शोषण करते हो किंतु वो अभी जो है वो हमारे साथ पूरी तरीके जुड़े हुए हैं। इस समय पर अगर हमने उनका साथ नहीं दिया तो फिर समस्या अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वजह से महात्मा गांधी को आशा थी कि अंग्रेज जो है हम पूर्णतः जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो भारतीयों को ताकत देंगे, पर उन्होंने नहीं दिया क्योंकि अंग्रेज शुरुआत से ही चालाक थे। महात्मा गांधी को बड़े स्तर पर निराशा हमें देखने को मिलती है। अब एक और इंपॉर्टेंट कारण है जो आपको याद रखना है, वो है रॉलेट एक्ट। लाडलो, रॉलेट एक्ट बिल्कुल अपने दिमाग में याद कर लेना। प्रश्न रॉलेट एक्ट से बन सकता है क्या कि साहब 1919 में भारत सरकार ने रॉलेट एक्ट जो है पारित किया। इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ भारतीयों के अंदर तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। इस कानून के अंदर था क्या कि भाई किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण की वजह से जेल में डाल दिया जा सकता है, उसको अपील करने का भी अधिकार नहीं है, उसको न्यायालय जाने का भी अधिकार नहीं। इस वजह से इस कानून को कहा गया काला कानून। नेक्स्ट है भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर मैं भारतीय इतिहास की बात करूं तो कोई नृशंस हत्याकांड था, वो था भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट तौर पर हमें महत्वपूर्ण कारण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सरकार की दमनकारी नीतियां जिसकी वजह से कई सारी घटनाएं हुई, और खिलाफत आंदोलन जिसके बारे में हमने चर्चा करी है। हिसाब एक ऐसा आंदोलन था जो अली बंधुओं ने पूर्णतः शुरुआत करी थी, उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम एकता भी अपने आप में बढ़ती है और आंदोलन को पूर्णतः बल मिलता है। तो ये सभी कारण थे असहयोग आंदोलन के। अब अपन बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो भाई देखो, महात्मा गांधी का योगदान अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर, क्योंकि अगर हम राजनीतिक गतिविधियों को देखते हैं, ये जितने भी आंदोलन देखते हैं, उसमें महात्मा गांधी का बड़ा योगदान था। महात्मा गांधी एक जननेता के तौर पर उभर चुके थे। तो आपको यहां पर जितने भी आंदोलन है उनका बिल्कुल बढ़िया तरीके से पॉइंट टू पॉइंट वर्णन करना है। अब इसकी बात की शुरुआत करो कि भाई 1915 के अंदर महात्मा गांधी जो है वो पूर्णतः भारत आते हैं। उसके बाद आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? भाई पहले तो हम देखेंगे क्षेत्र विशेष के आंदोलन। क्षेत्र विशेष के आंदोलन कब? 1917 से लेकर और मुख्यतः 1918 तक। ठीक, 1917 से लेकर 1918 तक, 1917 से लेकर 1918 तक, 1916-17 से लेकर लो, ठीक है, 1916-17 से लेकर 18 तक। अब इसके अंदर कौन कौन से? सर एक तो आपने चंपारण की बात कर दी, ठीक। फिर उसके बाद हम महत्वपूर्ण तौर पर बात करेंगे किसकी? उसके बाद हम बात करेंगे साहब खेड़ा आंदोलन की। उसके बाद हम करेंगे अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन की। क्लियर है यहां तक बात? अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण।
इसके अलावा 1915 के अंदर हम क्षेत्रीय आंदोलन की बात करी, उसके बाद की स्थिति हम देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, तीनों आंदोलन की बात करेंगे और सबसे पहले महत्वपूर्ण तौर पर हम शुरुआत करेंगे कि भैया खिलाफत आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। ये तीनों आंदोलन, ये चारों आंदोलन जो हैं वो बड़े राष्ट्रीय स्तर पर पनपे। अब इन सभी आंदोलन की वजह से महात्मा गांधी क्या बनते हैं? महात्मा गांधी अपने आप में जन नेता बनते हैं। जन नेता यानी कि जनता के नेता बनते हैं। तो इन सभी आंदोलन को आपको बढ़िया तरीके से वर्णन करना है। कैसे चंपारण हुआ, कैसे मुख्यतः हमें देखने को मिलता है कि खेड़ा हुआ, अहमदाबाद हुआ, उसके बाद रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह की बात करते हैं। बड़े स्तर पर सारी बातें आपको यहाँ पर करनी है, तब आप महात्मा गांधी के योगदान को पूर्णतः बता पाओगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट पारित किया था, जिसके अनुसार सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक बंदियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट, 1921 में महात्मा गांधी ने बड़े स्तर पर असहयोग आंदोलन चलाया, बड़े स्तर पर धरनियां दिया गया, लोगों को बताया गया कि अंग्रेजों के साथ असहयोग अपने को करना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन वाली, जब हमें देखने को मिलता है कि 12 मार्च 1930 के अंदर कैसे महात्मा गांधी अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती के आश्रम, अहमदाबाद में जो साबरमती का आश्रम है वहां से चलते हैं और पहुंच जाते हैं दांडी के अंदर। इस बात को आपको पूर्णतः याद रखना है। देखो, आपको सारे के सारे लाइन बाय लाइन चीजों को याद नहीं रखना, सिर्फ कीवर्ड याद रखना है कि भाई असहयोग आंदोलन, सिर्फ कीवर्ड याद रखना है कि भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन। कीवर्ड आपको याद रखना है भैया क्या? दांडी नामक स्थान के ऊपर जाते हैं, दांडी मार्च कहलाती है, नमक के कानून को तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इन बातों को ध्यान रखना। फिर 6 अप्रैल को महात्मा गांधी दांडी पहुंचते हैं, नमक बनाते हैं और आंदोलन की शुरुआत करते हैं। फिर क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों से भारत में आकर बड़े स्तर पर व्यापक असंतोष हुआ और उसके बाद हमें देखने को मिलता है किस तरीके से 8 अगस्त 1942 को पूरे भारत के अंदर हमें एक बड़ा आंदोलन की शुरुआत होती है और वो था भारत छोड़ो आंदोलन। इन स्थितियों को अगर आपने याद रख लिया, आपका काम चल जाएगा। देखो, आपको इन चीजों के अंदर कभी भी परेशान नहीं होना कि मुझे सन याद नहीं रह रहे। इस पूरे के पूरे चैप्टर की बात करूं तो इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर 10 आपको सन याद करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10। अरे भाई 1920, 21, 22 वाला असहयोग आंदोलन याद रहेगा ना, 1930 वाला सविनय अवज्ञा याद रहेगा ना, 1942 वाला भारत छोड़ो याद रहेगा ना। इतना भी याद रह जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। टेंशन मत लो, क्योंकि इस अध्याय से निबंधात्मक प्रश्न जो है वो पूर्णतः बनेंगे, तो बिल्कुल परेशान मत होना। रॉलेट एक्ट का सविस्तार वर्णन कीजिए। अब यहां पर आप लोगों के लिए एक बढ़िया माइंड मैप बनाता हूं और इससे ही अपना काम चल जाएगा। यही अपने को बढ़िया तरीके से याद रह जाएगा। क्या क्या बातें याद रखनी है, देखो भाई। अभी जो रॉलेट कानून है उसी से शुरू करते हैं भैया। देखो क्या हुआ था भाई कि विश्व युद्ध जो है वो खत्म हो गया था। विश्व युद्ध जो है खत्म हो गया था। कौन सा वाला? प्रथम लिख रहा हूं भाई, फर्स्ट विश्व युद्ध। ठीक है। अब विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने एक कानून बनाया। उस कानून को बनाने के लिए एक समिति, एक कमिटी बनाई गई। उस कमिटी के अध्यक्ष थे सिडनी रॉलेट, जिस व्यक्ति का नाम था सिडनी रॉलेट। इस रॉलेट नाम के आदमी ने एक कानून बनाया कि भाई किसी भी व्यक्ति को, अंग्रेजी शासन के पास ताकत है कि किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के, बिना न्यायालय से पूरी तरीके से परमिशन प्राप्त किए उसको जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है और बंद रखा जा सकता है। अब ये जो कानून था ना, वो अपने आप में बिना वकील वाला कानून था। वकील की जरूरत ही नहीं भाई, क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से न्यायालय नहीं ले जा रहे। बिना अपील वाला कानून था, अपील भी नहीं कर सकते और न्यायालय में जाके दलील भी नहीं कर सकते। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून था। इस वजह से इसको कहेंगे लाडलो काला कानून। काला कानून, काला कानून। क्लियर है यहां तक बात? डन। अब यही बातें आपको पूर्णतः लिखनी है पॉइंट बाय पॉइंट कि देश में गांधी जी के नेतृत्व में संचालित राष्ट्रीय आंदोलन की बढ़ती हुई लोकप्रियता में ब्रिटिश सरकार चिंतित थी। अतः उसने आंदोलन के दमन को पूर्णतः कठोर कानून बनाने का निश्चय किया। मार्च में भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बाद 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने जल्दबाजी में कानून पारित किया, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से बड़े स्तर पर जाना गया। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का बड़े स्तर पर विरोध किया और उन्होंने इसके खिलाफ जो है वो सत्याग्रह की शुरुआत करी। 6 अप्रैल 1919 को
देश भर में एक हड़ताल का आह्वान किया गया। गांधी जी के आह्वान पर देश ने विभिन्न शहरों के अंदर रैली जुलूस का आयोजन किया। रेलवे वर्कशॉप, साथ साथ में श्रमिकों की बड़े स्तर पर हड़ताल कर दी गई। लोगों ने पूर्णतः दुकानें बंद रखी। स्थिति हमें देखने को मिलती है कि ब्रिटेन की इस दमनकारी नीति के खिलाफ जो है वो लोग बड़े स्तर पर जागरूक हो चुके थे। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में रॉयलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण जुलूस का आयोजन किया गया। पुलिस ने इस शांतिपूर्ण जुलूस के ऊपर बड़े स्तर पर गोलियां चला दी और ब्रिटिश सरकार दमनकारी विरोध में उत्तेजित होकर लोगों ने बैंकों, डाकघरों, रेलवे स्टेशन पर हमला करना अपने आप में प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ लागू कर दिया। जनरल डायर ने की सेना ने कमान संभाल ली और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बड़े स्तर के अंदर वार्षिक वैसाखी का मेला आयोजन किया जा रहा था। लोग बढ़िया इस तरीके से अपने इस मेले को एंजॉय कर रहे थे। इतने में ही जनरल डायर आता है और लोगों के ऊपर, उन निहत्थे लोगों के ऊपर, उन बच्चे, बूढ़े, महिलाओं के ऊपर जो है वो गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। काफी सारे लोगों की मृत्यु होती है और ये घटना जानी जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। भारतीय इतिहास में वापस दोहराता हूं अपनी बात, भारतीय इतिहास में अगर कोई सबसे घटिया, अगर किसी अंग्रेज के द्वारा किया गया कोई कृत्य है तो वो हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड पूर्णतः देखने को मिलता है। अब लाडलो, यहां तक तो हमने आपके लिए महत्वपूर्ण बड़े बड़े निबंधात्मक प्रश्नों को तैयार कर लिया था। इनके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो भी अपने आप में जरूरी हैं, जिनको क्लब करके एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि निम्न प्रश्नों का उत्तर दो और फिर पॉइंट नंबर ए, बी, सी, डी ऐसे करके एक ही प्रश्न के अंदर कि भाई 2 प्रश्नों को, 3 प्रश्नों को, 4 प्रश्नों का समावेश कर दे। तो इस तरीके से छोटे प्रश्न जो हैं उनको भी हल्का फुल्का आपको तैयार करके रखना है। उनमें से जुड़े हुए कोई प्रश्न को निबंधात्मक बना के पूछ लिया जाए तो हम उस स्थिति में होने चाहिए कि आंसर दे पाए। तो चौरी चौरा कांड के ऊपर टिप्पणी कीजिए। तो अपने को क्या याद रखना है कि भाई 1920-21 के अंदर जो असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था वो बड़े स्तर पर चल रहा था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा। इस चौरी चौरा के अंदर जो है वो बड़े स्तर के ऊपर हमें देखने को मिलता है एक जुलूस निकल रहा था। उस जुलूस में कुछ लोगों को पुलिस द्वारा जो है लाठी चार्ज कर दिया जाता है। इससे जुलूस के लोग जो जुलूस निकाल रहे थे वो भड़क जाते हैं और उस पूरे के पूरे चौरी चौरा के जो पुलिस स्टेशन था, पुलिस का जो थाना था, उसको आग लगा देते। महात्मा गांधी को जैसे ही पता चलता है वो अपने आप में पूरी तरीके से असहयोग आंदोलन को रोक देते हैं। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था तो बड़े स्तर पर चल रहा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई पूर्णतः महात्मा गांधी ने लोगों को यह आशा जगाई थी कि भाई अगर ये पूर्णतः चलता रहा तो भाई तुम्हें आजादी मिल जाएगी। पर ये चौरी चौरा की इस हिंसात्मक घटना की वजह से पूर्णतः रोक दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने पर आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार 21 सिपाही को जिंदा जला दिया गया और यह चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है, जिस वजह से असहयोग आंदोलन को रोका गया। फिर साइमन कमीशन के ऊपर टिप्पणी, तो याद रखो इस बात को बिल्कुल इंपॉर्टेंट तौर पे कि साहब साइमन, कौन साइमन? जॉन साइमन आता है भारत के अंदर कि मैं भारतीयों तुम्हारे लिए एक संवैधानिक ढांचा बनाऊंगा। ये पूरी तरीके से एक आयोग के तौर पर, एक कमीशन के तौर पर आया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। देखो जैसे अपन ने रॉलेट एक्ट पढ़ा तो एक रॉलेट नाम के आदमी के नाम से उस कानून को जाना गया, उसी तरीके से इस कमीशन को, इस समिति को साइमन कमीशन, साइमन कमिटी के नाम से जाना जाता है। और वो क्या करने आया था? संवैधानिक ढांचा बनाने आया था। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। लेकिन इस साइमन कमीशन के अंदर पूरी तरीके से एक भी भारतीय नहीं था, एक भी भारतीय नहीं था। क्योंकि एक भी भारतीय नहीं था, भारतीय ने इसका विरोध किया, बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए। ऐसे प्रदर्शन हुए जिसको पंजाब में लाला लाजपत राय पूर्णतः जो है नेतृत्व दे रहे थे और लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज की वजह से मृत्यु हो जाती है। इतने बड़े स्तर पर इस कमीशन का विरोध हो रहा था, पर अंग्रेज टस से मस होने के लिए भी तैयार नहीं थे। ऐसे थे भाई अंग्रेज। 1919 के अधिनियम की जांच के लिए साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन 1928 में भारत आया। भारत में इसका विरोध हुआ क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके अंदर एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों के लिए संविधान बना रहे हैं और एक भी भारतीय सदस्य नहीं है। पूर्ण स्वराज की घोषणा से आप क्या समझते हैं? सिंपल सा तरीका है, कॉन्सेप्ट समझ लेना कि जब पूरी तरीके से भारतीयों ने ये कहा, भारतीयों ने क्या कहा भैया कि हम जो है वो अंग्रेजों को अपना संवैधानिक ढांचा बताना चाहते हैं और वो अपने आप में एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इस नेहरू रिपोर्ट को जब अंग्रेज पूर्णतः मानने से मना कर देते हैं तो भारतीय उनको अल्टीमेटम देते हैं आखिरी कि भैया अगर तुमने 31 दिसंबर
1929 तक हमारी बात नहीं मानी तो हम पूरी तरीके से तुम्हें पूर्ण स्वराज की बातें करेंगे। 31 दिसंबर तक अंग्रेज जो है भारतीयों की बात नहीं मानते। इस वजह से कांग्रेस जो है वो लाहौर के अंदर एक अधिवेशन करती है। दो बातें तय की जाती है कि भैया एक तो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा, हम तो पूर्णतः अंग्रेजों से स्वराज ही मांग चुके हैं, हम तो पूर्णतः आजाद हो चुके हैं। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 26 जनवरी, अगले साल 26 जनवरी 1930 को मनाया जाएगा। और साथ साथ में अब कांग्रेस जो है वो पूर्णतः नेतृत्व, कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो अपने आप में पूर्णतः जवान नेतृत्व की तरफ जाएगा। नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो पूर्णतः यहाँ पर नेतृत्व अपना संभालते हैं। ये बातें हमें देखने को मिलती हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के किनारे लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है। और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने, यानी पूर्ण स्वराज दिवस मनाने के लिए बातें बताई जाती है। दांडी मार्च पर टिप्पणी कीजिए। पूरी तरीके से हमें पता है कि किस तरीके से 12 मार्च 1930 को पूर्णतः गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ चलते हैं, पहुंचते हैं दांडी, जो कि गुजरात का एक तटीय गांव था। वहां जाके नमक के कानून का उल्लंघन करते हैं, नमक बनाते हैं, कानून तोड़ते हैं, और तोड़ते ही शुरू हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये बात आप पूर्णतः याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब पूना पैक्ट, तो इस बात को ध्यान रखना। पूना पैक्ट हमारे प्यारे बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक समझौता किया गया था, जिससे यह बातें की गई थी कि जो अंग्रेजों की चाल है हिंदुओं को बांटने के लिए, उसको पूर्णतः पूरा नहीं किया जाएगा, सामान्य आरक्षण को पूर्णतः माना जाएगा। उस वजह से पूना समझौता होता है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी उस समय पर पुणे की येरवाड़ा जेल में थे। महात्मा गांधी और प्यारे बाबा साहब अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है। इस तरीके से इसको जाना जाता है पूना समझौते के बारे में। सितंबर 1932 में पूना में हुआ। गांधी जी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था, जो कि पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता था। इसके अनुसार दमित वर्ग हेतु प्रांत व केंद्र विद्यार्थी साथ साथ में परिषदों के अंदर अलग आरक्षित जो है वो कर दिया जाएगा। ये बातें हमें पूर्णतः देखने को मिलती है। चलो लाड, तो आज का सेशन यहीं तक ही। आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें। एक और बात ध्यान रखिए, जैसा आज वाला सेशन है वैसे ही अन्य कक्षाओं के लिए भी, पूर्णतः अन्य कक्षाएं यानी बोर्ड कक्षाओं के लिए और बहुत सारे वीडियो आएंगे। धन्यवाद। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच। थैंक यू।